एवरीवन, वेलकम एवरीवन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को और बात करेंगे अब हम लेसी इन्वॉल्वमेंट बिफोर कमेंसमेंट डेट के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कहना चाहता है ये कि अगर हमारी जो लीज स्टार्ट होती है, कमेंस होती है, तो लीज कमेंसमेंट के पहले पहले अगर लेसे का कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई खर्चा उसने किया है, तो उस खर्चे का आपने को क्या करना चाहिए, कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट उसने किया, मॉडिफिकेशन उसने किया है ना। तो यानी जो आपको असेट्स दिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ काम आप कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो जिसके रिगार्डिंग हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि उस एक्सपेंसेस का करना क्या है। वो एक्सपेंसेस लेसी के लिए एसेट्स है या नहीं है, या वो लेसर के लिए एसेट्स है या नहीं है। इन सारी चीजों का आपने को यहाँ पे पता चलेगा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से। तो कहता है एन एंटिटी में नेगोशिएट अ लीज बिफोर द अंडरलाइंग एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज बाय द लेसी, है ना। तो नेगोशिएशन तो ऑब्वियसली बात है कि पहले ही होता है जब तक हम लेसी को वो असेट्स हैंड ओवर करें और उसको वो एक्चुअल में यूज करना स्टार्ट करें। उस समय नेगोशिएशन के समय क्या होता है दोस्तों, फॉर सम लीजेस द अंडरलाइंग एसेट्स में नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड और रीडिजाइंड फॉर यूज बाय द लेसी। तो जैसा कि हमने मॉडिफिकेशन और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के टॉपिक पे बात करी थी, जहां पे अपन ने बताया था कि अगर अपने लोग कोई एसेट्स को यूज कर रहे हैं जो हमने लेसर से लिया है, तो समटाइम्स उसमें कुछ एडिटिंग की आवश्यकता हमको होती है, मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हमको होती है। तो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन जो है या कुछ रीडिजाइनमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इससे, इस कंस्ट्रक्शन या ये रीडिजाइनिंग से जो अपन मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, इससे कई बार एसेट्स जनरेट होता है, नया एसेट्स बनकर निकल कर आता है। ठीक है। तो thus based on the terms and conditions of the contract, a lessee may be required to make payments relating to the construction or design of the assets। तो जो हमारे लीज पेमेंट हैं, उस लीज पेमेंट के अलावा हमें कुछ इस प्रकार का ये खर्चा जो है वो उठाना पड़ सकता है। तो जब ये एक्सपेंसेस हम इनकर करेंगे तो सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि क्या ये एक्सपेंसेस हमारे लीज पेमेंट का पार्ट बनेंगे या फिर नहीं, है ना। हमारे लीज पेमेंट का ये पार्ट बनेंगे या फिर नहीं, ये क्वेश्चन हमारा अराइज हो जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर किया गया खर्चा, ये मॉडिफिकेशन के ऊपर किया गया खर्चा, क्या ये लीज पेमेंट का पार्ट है या ये कुछ और है। तो देखिए दोस्तों, कहता है कॉस्ट रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन और डिजाइन ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट डू नॉट इंक्लूड पेमेंट्स मेड बाय द लेसी फॉर द राइट टू यूज द अंडरलाइंग एसेट, सिंस पेमेंट्स फॉर द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट्स आर द पेमेंट्स फॉर अ लीज रिगार्डलेस ऑफ द टाइमिंग ऑफ दोज पेमेंट्स। अब देखिए, स्टैंडर्ड ने यहाँ पे कह दिया है कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो अंडरलाइंग एसेट्स की, इसके लिए जो भी आपकी कॉस्ट लगती है, ये आपका लीज पेमेंट का पार्ट नहीं होगा, है ना। डू नॉट इंक्लूड पेमेंट्स मेड बाय द लेसी फॉर द राइट टू यूज। यानी कहने का मतलब, इतनी बातें इन्होंने कही है, शॉर्ट में कह दिया जाए तो लीज पेमेंट का ये भाग नहीं है। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स। ये तो अलग से कॉस्ट आपकी लग रही है। अब डिपेंड करता है कि इस कॉस्ट की अकाउंटिंग क्या करेंगे आप। अगर आपके लिए ये एसेट्स है तो आप इसे अपने बुक्स में एसेट्स दिखाएंगे। जो सिग्निफिकेंट आपने इंप्रूवमेंट किया या मॉडिफिकेशन किया, इससे कोई नई एसेट्स बनी, जैसे आपने मान लीजिए दोस्तों लैंड ली है, तो लैंड का राइट ऑफ यूज जो है वो आपको लीज के स्टैंडर्ड में बुक करना पड़ेगा। बट जब आपने लैंड ली है और लैंड लेने के बाद में मान लीजिए आपने उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली, तो जो आपने वो बिल्डिंग बनाई है ना, वो बिल्डिंग आपके लिए क्या है, आपके लिए वो असेट्स है। और उस बिल्डिंग को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर वो टेंजिबल है तो 16 से, इनटेंजिबल एसेट्स है तो 38 से। तो कहने का मतलब ये सारा खर्चा जो है वो आपके नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट बन जाएगा। ये लीज का पार्ट नहीं बनेगा, ये कोई राइट ऑफ यूज का पार्ट नहीं बनेगा। बिकॉज फॉर राइट ऑफ यूज यू आर पेइंग इज समथिंग डिफरेंट, जिसको अपन लीज पेमेंट कहेंगे। लेकिन आपने कोई ऐसा एसेट्स बनाया, उसके लिए खर्चा किया, तो वो आपका नया एसेट्स बन सकता है ना। और सीधी सी बात है, अगर कोई नया एसेट जनरेट हुआ है तो आप उसको बुक करिए। तो अब यहां पे देखिए क्या कहता है, Thus, if the lessee incur such cost, they are accounted by applying other Ind AS such as Ind AS 16 property plant equipment, है ना। अगर tangible हुआ तो, और intangible हुआ तो 38। So the lessee may obtain legal title। अब यहाँ पे इन्होंने 38 क्यों नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ इंटेंजिबल एसेट्स तो हैं जो स्कोप इन है, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स स्कोप आउट भी हैं।
तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो वो अपन स्कोप वाला जो डिस्कशन था, आई होप आपको रिमेंबर रहेगा अभी तक कि स्कोप के अंदर कौन से इंटेंजिबल एसेट्स आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे। सो द लेसी मे ऑब्टेन लीगल टाइटल टू एन अंडरलाइंग एसेट बिफोर द लीगल टाइटल इज ट्रांसफर्ड टू द लेसर एंड द एसेट इज लीज टू द लेसी। तो समटाइम्स क्या होता है, ऐसा खर्चा करने के ऊपर दोस्तों उस एसेट्स का लीगल टाइटल जो है वो लेसी के पास में आ जाता है, ठीक है, बिफोर दैट लीगल टाइटल इज ट्रांसफर्ड टू द लेसर। तो लेसर को वो लीगल टाइटल ट्रांसफर करने के पहले आपके पास में वो लीगल टाइटल आ गया। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया लीज होल्ड एसेट्स के ऊपर, कोई मॉडिफिकेशन वगैरह किया, कोई इंप्रूवमेंट वगैरह किया, और उसका लीगल टाइटल मान लो आपके नाम से है, और आप देन क्या करते हो, उस लीगल टाइटल को लेसर को ट्रांसफर कर देते हो फॉर अ कंसिडरेशन, और समटाइम्स क्या करते हो, उसी चीज को आप वापस लीज पे ले लेते हो। ये होता था हमारा AS 19, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें लास्ट में अपन एक बात डिस्कस किया करते थे, सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन, याद आ गया होगा आपको। तो जहां पे अपन एक तरफ सेल कर देते हैं, दूसरी तरफ सेम असेट्स को वापस भी लीज पे ले लेते हैं। तो सेल एंड लीज बैक का जो पॉइंट है, जैसे AS 19 में सेपरेट पॉइंट था, वैसे ही यहां पे भी वो पॉइंट है जो अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बट यहां पे इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ है, ऑब्टेनिंग लीगल टाइटल डज नॉट इन इटसेल्फ डिटरमाइन हाउ टू अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन, एंड इफ द लेसी कंट्रोल्स और ऑब्टेन्स कंट्रोल्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट बिफोर दैट एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द लेसर, द ट्रांजेक्शन इज अ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। तो देखिए दोस्तों, सीधी बात है कि आपके पास में ये है लेसर और ये है लेसी। तो लेसी के पास में कोई एसेट्स है, जो एसेट्स लेसर को ट्रांसफर कर दिया गया, और फिर सेम एसेट्स दोस्तों लेसर से वापस लीज पे ले लिया गया। तो यहां पे मैंने ट्रांसफर किया, तो मैं इसको कह सकता हूं ये एक प्रकार से मान लीजिए सेल हो गया होगा। ये सेल हो गया आपका एसेट्स, और यहां पर वही एसेट्स जो है वो लीज बैक कर लिया गया। तो जब ऐसी कंडीशन होती है ना, तो आपको फिर अकाउंटिंग जो है वो सेल और लीज बैक के प्रोविजन लगाकर आपको इसकी अकाउंटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड कहना चाह रहा है, अगर आपके पास में एसेट का कंट्रोल है तो। ठीक है, सेल और लीज बैक की ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग जो है वो कब होगी, जब आपके पास में उस एसेट्स का कंट्रोल है, वही राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट्स आपके पास में है। तो कहने का मतलब, अगर आपने एसेट बेच दिया, वही एसेट फिर लीज पे ले लिया, तो ये जो बेचने का ट्रांजेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने लीज के ट्रांजेक्शन को छुपाने की बात कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। सब्सटेंस में, इन सब्सटेंस में एसेट्स आपके पास में ही है, आपने कोई एसेट्स को बेचा नहीं है, है ना। तो अगर एसेट्स आपके पास में है, तो इस एसेट्स के राइट ऑफ यूज को आप बुक करके रखो अपने बुक्स के अंदर, और इसकी अकाउंटिंग हम सेल और लीज बैक में बात करेंगे ज्यादा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है कि सेल और लीज बैक की अकाउंटिंग होगी। कैसे करते हैं अकाउंटिंग, हम लोग वहां पे डेडिकेटेडली समझ लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि सेल और लीज बैक की अकाउंटिंग यहां पे हो और यहां पे ना भी हो। समटाइम्स क्या होता है दोस्तों कि आपने ये एसेट जो ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद में ये जरूरी नहीं कि आप इसको लीज बैक पे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यहां पे एसेट्स कौन सा इन्वॉल्व है, फिर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, और ट्रांसफर करने के बाद में आप उसको वापस भी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जब वापस ले रहे हो, तो क्या अपनी कंडीशंस, स्टैंडर्ड की कंडीशन फुलफिल हो रही है लीज वाली, तो उसकी अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली करी जाएगी। तो बस यहां पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे आगे देखेंगे, कहता है however if the lessee does not obtain control of the underlying asset before the asset is transferred to the lessor, तो जब हमारे लेसी के पास में कंट्रोल ही नहीं है अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर द ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल, दिस में बी द केस इफ अ मैन्युफैक्चरर और लेसर एंड लेसी negotiate a transaction for the purchase of an asset from the manufacturer by the lessor, so which is in turn leased to the lessee, and the lessee may obtain legal title to the underlying assets before legal title transfer to the lessor. So in this case, if the lessee obtains legal title to the underlying asset but does not obtain control of the asset before it is transferred to the lessor, the transaction is not accounted for as a sale and lease back transaction, but it is rather accounted as a lease. तो देखिए दोस्तों, अब इसका अपने को क्या करना है, मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों, ये आपका लेसर है एक पार्टी, दूसरा है लेसी।
अब बिकॉज ऑफ हमारी जो लीज हुई है उसकी वजह से एक ऑल टुगेदर न्यू एसेट जो है हम वो मैन्युफैक्चर से परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। ये कोई न्यू एसेट्स है, अंडरलाइंग लीज एसेट्स नहीं है जो लेसर ने लेसी को दी है, ये कोई दूसरी वाली एसेट्स है। ठीक है, तो अब ये जो न्यू एसेट्स है इसका कंट्रोल जो है, इसका कंट्रोल लेसी के पास में नहीं है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ये वाली कंडीशन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका कंट्रोल जो है वो लेसी के हाथ में नहीं है। और जब ये न्यू एसेट्स बनकर तैयार हो जाती है तो ये डिलीवर किसको करी जाती है? लेसर को डिलीवर करी जाती है। ठीक है, फिर लेसर क्या करता है? इस एसेट्स को लेसी को ट्रांसफर कर देता है। तो ये ट्रांजेक्शन सेल और लीजबैक का ट्रांजेक्शन नहीं है, बिकॉज द मेन थिंग इज दैट कि लेसी ने इस एसेट्स के ऊपर कंट्रोल ही एस्टैब्लिश नहीं किया। इसका मतलब लेसी का ये एसेट्स है नहीं। जब लेसी के फेवर में इसके लीगल टाइटल नहीं है या लेसी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो ये एसेट्स लेसी का तो नहीं हुआ। अब लेसी का नहीं हुआ तो ये एसेट्स फिर किसका हुआ? ये एसेट्स हुआ लेसर का। तो जब ये लेसर का एसेट्स हुआ, लेसर क्या करेगा? इस एसेट्स की डिलीवरी ले लेगा और सेम एसेट्स को क्या करेगा? लेसी को ट्रांसफर करेगा। तो रादर इस ट्रांजेक्शन को हम फ्रेश लीज ट्रांजेक्शन कह सकते हैं रादर देन सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक इसको अपन नहीं कह पाएंगे बिकॉज लेसी ने लेसर को सेल नहीं किया है। यहां पे कोई दूसरा ही मैन्युफैक्चरर है, जिस मैन्युफैक्चरर ने ये एसेट जो है वो लेसर को डिलीवर किया है और लेसर ने ये लेसी को डिलीवर किया है। तो ये ट्रांजेक्शन लग रहा है आपको देखने में सेल और लीज बैक जैसा, बट यहां पे लेसी ने सेल किया नहीं ना इसको, क्योंकि लेसी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल या कोई इसके ऊपर लीगल टाइटल इसका है नहीं। तो लेसी ने ट्रांसफर नहीं किया एसेट्स को एंड देन उसको लीज बैक नहीं किया है, बल्कि कोई थर्ड पार्टी है हमारे इस क्वेश्चन में जिससे इसको नेगोशिएट किया गया है और उससे वो एसेट्स लेकर हमने लेसी को दे दिया है, अगर लेसी को चाहिए तो फिर इसकी लीज अकाउंटिंग होगी, नॉर्मल लीज अकाउंटिंग। तो एक पुराना वाला अंडरलाइंग एसेट तो लेसी को दिया ही था, फिर एक नया एसेट्स कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और जनरेट हुआ है और उस एसेट्स को भी हम लेसी को दे रहे हैं अगर उसको चाहिए तो वो, तो फिर बाद में उसकी ट्रांजेक्शन लीज के अकॉर्डिंग होगी। जो नॉर्मल प्रिंसिपल है लीज वाले वही अपन देखेंगे, आइडेंटिफाइड एसेट्स है कि नहीं है, राइट ऑफ यूज एसेट्स है कि आरओयू मतलब राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट्स है कि नहीं है, वो कंट्रोल वगैरह सारी बात ध्यान में रखते हुए अगर लीज होगा तो लीज की अकाउंटिंग नॉर्मल कर देंगे। तो यहां पे आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सेल और लीज बैक का होना और नॉर्मल लीज का होना, ये पैराग्राफ बेसिकली यही अपने को सिखाने की कोशिश करता है कि सेल और लीज बैक वर्सेस नॉर्मल, सेल और लीज बैक वर्सेस नॉर्मल लीज, मतलब जो नॉर्मल लीज होती है ना जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, उनके अंदर डिस्टिंक्शन करें। तो ये ऊपर वाला पैराग्राफ तो हो गया सेल और लीज बैक का, यहां पे तो सेल और लीज बैक है, बल्कि इस वाले पैराग्राफ में सेल और लीज बैक नहीं है दोस्तों, यहां पे आपका नॉर्मल लीज है देख, बट इट इज रादर अकाउंटेड एज ए लीज। तो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि इसकी अकाउंटिंग जो है वो नॉर्मल लीज की तरह होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था दोस्तों छोटा सा, जो किसको अपने को डिपिक्ट कराता है, कहता है लेसी इन्वॉल्वमेंट बिफोर कमेंसमेंट डेट। अगर लेसी का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है तो अब यहां पर लेसी के इन्वॉल्वमेंट से आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है, जिस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अपने को काम में आएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ाएं अपने डिस्कशन को। अब आता है सर जी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को पढ़ने के पहले दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ा था ना अपन ने, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में हम जो बातें करते थे कि कैपिटलाइज कौन कौन से खर्चे किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, है ना, और जिन खर्चों का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कनेक्शन है हमारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के एक्विजिशन से, उसको सबको अपने को कैपिटलाइज करना होता है। तो जैसे वो स्टैंडर्ड बताता था ना, वैसे ही ये लीज वाला स्टैंडर्ड भी आपको यही बताता है कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट यदि आपकी लगती है तो आपको उन्हें क्या उसका मतलब उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। क्या इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लीज पेमेंट का हिस्सा होता है या फिर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की सेपरेट अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के पहले कुछ एग्जांपल्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, फिर पता लगाते हैं कि इनका अपने को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में कमीशन है, लीगल फीस है, लीज डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कॉस्ट है, कुछ टेनेंट्स को मूव आउट करने का कुछ कॉस्ट है, मतलब जो किराएदार है उनको निकालने के लिए आप उसको कुछ टर्मिनेशन कुछ देते हैं, है ना, खर्चा।
कंसिडरेशन पेड फॉर गारंटी ऑफ ए रेजिडुअल एसेट्स बाय एन अनरिलेटेड थर्ड पार्टी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब देखिए दोस्तों, ये एग्जांपल्स हैं, आपको इनमें कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि ये खर्चा आप जो है वो लेसर को दे रहे हैं? आप ये खर्चा लेसर को दे रहे हैं क्या? नहीं, ये हम खर्चा लेसर को नहीं दे रहे, बिल्कुल भी लेसर को नहीं दे रहे हैं ये खर्चा। रादर हम ये खर्चा कर रहे हैं, हमारा इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस आ रहा है। तो एक प्रकार से ये खर्चा हमारा जो लग रहा है, ये जिस राइट ऑफ यूज एसेट्स को आप एक्वायर कर रहे हो, उस एसेट्स राइट ऑफ यूज एसेट्स को एक्वायर करने का ये खर्चा हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ चीजें जो हैं इन खर्चों में से एक प्रकार से कैपिटलाइज होगी। क्या होगी? आपकी कैपिटलाइज होगी। कहां पे होगी? राइट ऑफ यूज एसेट्स के अंदर, राइट। और इसमें कुछ चीजें जो एक्सक्लूड करी जाएगी, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में भी आपको बताया था कि कुछ चीजें जो है वो कैपिटलाइज नहीं होती है, जैसे कि एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, लीगल फीस, सर्विसेज रेंडर्ड बिफोर, यहां पे आ गया बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज। तो इसका लीज से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कनेक्शन नहीं है, ये पहले भी खर्चा हो रहा था, लीज में नहीं एंटर होगे तो भी आपका ये खर्चा होगा ही होगा, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा नहीं है। नेगोशिएटिंग लीज टर्म्स और कंडीशन, क्योंकि लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए तो उसके पहले का खर्चा हो गया। एडवर्टीजमेंट, कोई डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है पुराना कोई एसेट्स का, तो ये सारी चीजें जो है इंक्लूड नहीं होगी। ये सारी चीजें इंक्लूड होगी और ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी एसेट्स को हम लीज पे ले रहे हैं, ये उनके लीज पेमेंट तो नहीं है, क्योंकि ये हम लेसर को नहीं पे कर रहे, ये तो हमको एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। तो बस यही बात है, जो भी आप एसेट्स अब बना रहे हो ना, उस एसेट्स की कीमत में ये सारे खर्चे आपको क्या करने पड़ेंगे? कैपिटलाइज करने हैं या फिर नहीं करने हैं, इस बात का डिसीजन है। तो देखिए क्या कहता है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर डिफाइंड एज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज दैट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड इफ द लीज हैड नॉट बीन ऑब्टेन्ड। तो क्या मतलब हो गया? वही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के बारे में बता रहा है, दैट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड इफ द लीज हैड नॉट बीन ऑब्टेन्ड, सो एक्सेप्ट फॉर सच कॉस्ट इनकर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर इन कनेक्शन विद द फाइनेंस लीज। अब यहां पे इन्होंने कह दिया है कुछ एक्सेप्शन के बारे में, एक्सेप्ट फॉर सच कॉस्ट इनकर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर इन कनेक्शन विद अ फाइनेंस लीज। ये क्या बात है सर? तो बेसिकली क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना दोस्तों कि वो एयरलाइंस जो है हम लोग लीज पर लेते हैं, तो एयरलाइंस लीज पर लेते हैं तो अपने पास में एक ऑप्शन होता है कि अपन बैंक से लोन ले और फिर बाद में जो कंपनी है जो एयरलाइन मैन्युफैक्चर करता है वहां से वो एसेट्स उठा ले। फिर बाद में मैंने आपको बताया था कि जो एयरलाइंस कंपनी है वही लीज फाइनेंसिंग करना स्टार्ट कर दिए, वो लोग एसेट्स भी देते हैं, ठीक है, आपको एसेट्स भी देते हैं और आपको लीज फाइनेंस भी करवा देते हैं। तो कहने का मतलब लीज पर डायरेक्टली एसेट्स वही लोग दे देंगे आपको जो उस पर्टिकुलर एसेट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, जो उस पर्टिकुलर एसेट्स के डीलर हैं, वही लेसर बन जाते हैं। वही क्या बन जाते हैं दोस्तों? लेसर बन जाते हैं। तो कुछ ऐसी कॉस्ट होती है इनकर्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर और डीलर और लेसर इन कनेक्शन विद द फाइनेंस लीज। तो ये खर्चा आपका, जब आप फाइनेंस लीज पे किसी एसेट्स को देते हो तो आपका ये खर्चा आता है। तो ये खर्चा जो है वो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज में शामिल नहीं होता। मतलब इसको समझने का मतलब कोशिश करिएगा कि ये जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है ना, ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को इन्होंने कहा है कि ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज कहा गया है ना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इसको लीज कहा गया है, दैट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड इफ द लीज हैड नॉट बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो अब यहां पर सपोज करो कि आपने कोई लीज के ऊपर एसेट्स जो है वो एक्वायर कर लिया है, लीज के ऊपर हमने एसेट्स एक्वायर कर लिया है, तो ये सारे खर्चे देखिए दोस्तों आपको लीज फाइनेंस करने पर लग गए, ये सारे खर्चे आपके एक्स्ट्रा में लग गए। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि आपको इसमें क्या शामिल नहीं करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या कहा गया है? एक्सेप्ट का मतलब ये कहा गया है कि अगर मैन्युफैक्चरर डीलर के द्वारा फाइनेंस लीज के ऊपर कोई खर्चा किया गया है तो वो खर्चा आपको अपने बुक्स में शामिल नहीं करना। ठीक है, अब यहां पे अगर आप कंफ्यूज हो गए तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, ये है आपका मैन्युफैक्चरर या डीलर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर। अब देखिए दोस्तों क्या है ना कि ये आपको एयरक्राफ्ट जो है वो लीज पर देंगे, ये आपको एयरक्राफ्ट जो है वो लीज पर देंगे। ठीक है, तो जब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इनका ये जो ऑपरेशन है, जो लीज फाइनेंसिंग का ऑपरेशन है, तो मैन्युफैक्चरर डीलर के कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं इस ऑप्शन को ऑपरेशन को चलाने के लिए।
तो इनका कोई खर्चा जो है वो लगेगा, किनका लगेगा, मैन्युफैक्चरर या डीलर का ये खर्चा जो है वो इनकर होगा यहां पर। तो ये वाला एक्सपेंसेस किसका लगा, ये तो लेसर का लग गया। ये एक्सपेंसेस किसने इनकर किया, लेसर ने इनकर किया, ठीक है। और लीज के कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो गए हैं। लीज के कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एंटर हुए हैं तो आपके पास में यहां पर राइट ऑफ यूज एसेट जो है वो आ गया, राइट ऑफ यूज एसेट जो आ गया। इसके लिए आप क्या पे करेंगे, आप लीज पेमेंट्स पे करेंगे। लीज का जो खर्चा होगा वो रेंटल जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो लीज पेमेंट के साथ में आपको यहां पे जोड़ना होता है अपनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में आपको क्या शामिल करना है दोस्तों, जो यहां पर हमारा लेसी है, लेसी, समझ गए, तो लेसी के द्वारा खर्चा जो भी किया जाएगा वो खर्चा आपके इस पर्टिकुलर ब्लॉक में शामिल किया जाना चाहिए। द रीजन इज दैट कि मेरा एसेट्स ये है, इस एसेट्स को खरीदने के लिए, इस एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या लीज पर लेने के लिए, जो भी कहते हैं, है ना, हमने ये सारे खर्चे किए, तो हमको ये वाले खर्चे कैपिटलाइज करने चाहिए रादर देन ये वाले खर्चे। इसलिए वहां पे उन्होंने ऐसा लिखा है कि एक्सेप्ट यानी ये वाला एरिया जो है वो आपके खर्चों में शामिल नहीं होगा दोस्तों। तो मीनिंग समझ में आ गया ना कि क्या कहना चाह रहा है स्टैंडर्ड। आइए, कहता है इंड AS 116 रिक्वायर्स लेसीज टू इंक्लूड देयर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इन देयर इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट्स। किसको, मतलब इंड AS 116 क्या रिक्वायर करता है, देखिए दोस्तों, कि लेसी को कहता है वो कि वो अपने ही इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को अपने राइट ऑफ यूज एसेट्स के मेजरमेंट में शामिल करे। अच्छा, तो सर अब इससे तो कंक्लूजन एक ऐसा निकल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लीज पेमेंट से ही राइट ऑफ यूज एसेट्स जो है वो बनता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब लीज पेमेंट के अलावा हमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो सर फिर बाद में एक बार बताइए, ये जो स्टार्टिंग में आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिए, ये जो आपका लेसी और लेसर के ये जो लीज रेंटल है, इससे आप राइट ऑफ यूज का मेजरमेंट करते हो। अब हर चीज का अपने को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाएंगे तब मिलेगा, बट अपन जितना कोशिश कर सकते हैं उन सारी चीजों को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की बात करते हैं। देखिए, जो भी आप लीज रेंट देंगे वो राइट ऑफ यूज के मेजरमेंट में काम आएगा, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल कौन सा वाला होना चाहिए, इंडेक्स और रेट बेस्ड। फिर बाद में परचेज ऑप्शन जो आप देने वाले हैं वो भी आपका राइट ऑफ यूज में काम आएगा। टर्मिनेशन पेनल्टी यदि आप देने वाले हैं तो वो भी आपका काम आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे तो आपके लीज पेमेंट से रिलेटेड हो गए। नाउ लीज पेमेंट में इतनी सारी बातें होने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको लास्ट में गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी जोड़नी पड़ती है। तो ये इतनी सारी चीज से तो आपका राइट ऑफ यूज एसेट्स बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ में अब मैं यहां पे एक चीज और ऐड कर देता हूं, जिसको मैं यहां पे लिखूंगा और बोलूंगा कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाई दोस्तों, इनकर्ड बाई लेसी के द्वारा जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट खर्चा किया गया है ना, ठीक है, ये खर्चा यदि मैं इसमें जोड़ देता हूं तो ये मेरे ROU के मेजरमेंट में कम आएगा। क्या मैं इसे लीज पेमेंट्स कहूं, क्या ये खर्चा मेरा लीज पेमेंट कहलाएगा क्या, अगर मैं इसे लिख दूं यहां पे, क्या मैं इसको लीज पेमेंट कहूंगा क्या, तो लीज पेमेंट नहीं है दोस्तों ये। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये लीज पेमेंट नहीं है, क्योंकि लेसर को इसका पेमेंट नहीं किया जा रहा, ये तो आपका एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस है ना। तो ये खर्चा आपके एसेट्स के वैल्यू को बढ़ा देगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है उस एसेट्स को एक्वायर करने से रिलेटेड या लीज पे लेने से रिलेटेड। तो ये एसेट्स की वैल्यू में कैपिटलाइज होना चाहिए, है ना, इसको हमें क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए, बट ये लीज पेमेंट में नहीं आएगा। कैपिटलाइज्ड इन ROU एसेट्स, राइट ऑफ यूज एसेट्स में इसको अपने को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाकी के ऊपर वाले तो आपके लीज पेमेंट हो गए, टोटल लीज पेमेंट हो गए, यहीं पे इसका टोटल कर लिया जाएगा, टोटल लीज पेमेंट, ठीक है। और टोटल लीज पेमेंट में जब आप इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आपका राइट ऑफ यूज जो है एसेट्स वो आपका निकल जाएगा। अभी इसके अंदर अपन ने कैलकुलेशन नहीं करी है तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। हम लोग जब अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जस्ट अभी
एक टॉपिक और रह गया है, उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि कैसे ये सारी की सारी चीजों का अपने को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अब क्या कह रहा है, देखिए कमीशन है, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। कमीशन क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज एक्टिंग एज सेलिंग एजेंट्स। देखिए दोस्तों सीधी बात है, यदि आप कोई काम कर रहे हैं रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन लीज, तो उस कंडीशन में होता है ना कि जैसे अपने को घर चाहिए तो अपने को ब्रोकरेज की जरूरत होती है, मतलब ब्रोकर की जरूरत होती है सही कई बार, तो उसको अपने को ब्रोकरेज देनी पड़ती है। घर बेचने वाला भी देता है तो घर खरीदने वाला भी देता है, तो दोनों तरफ से ब्रोकर जो है वो तो कमाई कर लेता है। तो अपना ये खर्चा जो है वो कमीशन का हो गया या ब्रोकरेज का हो गया, आप इसको किसी भी नाम से कह दीजिए, ये खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है किससे रिलेटेड, लीज को फाइनेंस करने से रिलेटेड, यानी वो एसेट्स अपना लीज पर अपन ले रहे हैं तो ये खर्चा आपका लगेगा, तो इसको अपने को क्या कर देना चाहिए, कैपिटलाइज कर देना चाहिए, है ना। लीगल फीस रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज। देखिए लीज में आप एंटर हो गए, मतलब आप फाइनल हो चुका है कि आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंसेप्शन के दौरान टर्म्स वगैरह फाइनल हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट जो है वो साइन हुआ है तो उसके लिए उस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करवाना, प्रोफेशनल पर्सन को हायर करना, है ना, उनकी फीस वगैरह पे करना, यदि कोई मतलब और भी कहीं पे जाना है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह कुछ करवानी है, सारी सारी चीजों की, तो वो सारे खर्चे जो आपके हो गए। अब ये खर्चा भी आपका क्या हो गया, एक प्रकार से इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो गया, तो इसको भी कैपिटलाइज करना चाहिए। लीज डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन आ ही गया इसके अंदर, लीगल फीस प्लस डॉक्यूमेंट, है ना। एंड सर्टन पेमेंट्स टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स टू मूव आउट। जिस चीज को आप लीज पर ले रहे हो, मान लीजिए वो कोई जगह है तो उसमें ऑलरेडी यदि कोई लोग रह रहे हैं तो उसको आपको निकालना है, तो उनको यदि आप कोई कॉम्पनसेशन वगैरह दे रहे हो तो वो भी इंक्रीमेंटल बोरोविंग, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया लीज को एक्वायर करने से रिलेटेड, तो इस खर्चे को भी आपको कैपिटलाइज करना चाहिए अपने एग्जिस्टिंग आरओयू एसेट्स में, क्योंकि उससे रिलेटेड ही है ये। और दूसरी बात ये कि कंसिडरेशन पेड फॉर अ गारंटी ऑफ अ रेजिडुअल एसेट्स बाय एन अनरिलेटेड थर्ड पार्टी। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि समटाइम्स कि सपोज करो कि आपने कोई एसेट्स लीज पे लिया, ठीक है, और आपका जो एसेट्स है जो आपने लीज पर लिया है, लीज टर्म एक्सपायर होने के बाद में वो एसेट्स आप वापस लौटाते हो, है ना। जैसे इमूवेबल एसेट्स है तो आप उसको वेकेंट करके निकल जाते हो वहां से, सामने वाले को वापस हैंडओवर कर देते हो। तो सामने वाला जो है वो आपसे गारंटी चाहता है, वही बात है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू वाला डिस्कशन हो गया। सामने वाला आपसे चाहता है कि यार आप एसेट्स की एटलीस्ट इतनी गारंटी तो हमको दें लीज टर्म के बाद में। तो ये गारंटी लेसी खुद दे सकता है, लेसी के बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है, और कोई एकदम ही इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो है वो ना तो लेसी है, ना लेसी के बिहाफ पे कोई है, ना लेसर के बिहाफ पे कोई है, कोई एकदम ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो भी लेसर को ये गारंटी दे सकता है। ये बात की अपनी डिस्कशन हुई थी। तो यहां पर जो कंसिडरेशन हम पे करते हैं, राइट, कंसिडरेशन पेड फॉर अ गारंटी ऑफ अ रेजिडुअल एसेट्स बाय एन अनरिलेटेड थर्ड पार्टी, तो ये जो मेरा वाला एसेट्स है इसकी कोई भी पर्सन मेरे बिहाफ पे यदि गारंटी दे रहा है, ठीक है, तो मैं उसको कंसिडरेशन देता हूं। जैसे सपोज करो ये एसेट्स है, एक्सपायर होने के बाद में लीज का टेन्योर जो है वो एक्सपायर होने के बाद में इसकी एक्स वैल्यू रहेगी, ये गारंटी हो गई। अब ये गारंटी कौन दे सकता है, लेट्स से कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं गारंटी दूंगा किसको, लेसर को, कि भाई लीज टर्म एक्सपायर होने के बाद में मैं आपको इतनी मिनिमम रेजिडुअल वैल्यू गारंटी दे रहा हूं। बट नहीं सर, मैं तो नहीं दे रहा, बट मेरे बिहाफ पे एक पर्सन है जो इस ये गारंटी दे सकता है, और वो इस पोजीशन में है कि वो इस एसेट्स को आपसे खरीद भी सकता है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन मैंने ढूंढा जो इस एसेट्स में इंटरेस्टेड है, और लीज टर्म एक्सपायर होने के बाद में मेरे बिहाफ पे वो गारंटी किसको दे रहा है, वो गारंटी दे रहा है लेसर को। और जब वो लेसर को ये गारंटी दे रहा है तो वो इस एसेट्स को फाइनेंशियली क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उस समय ले सकता है, खरीद सकता है जो गारंटी दी गई है उस वैल्यू पे। अब बताइए दोस्तों, कोई ऐसा पर्सन कोई मेरे बिहाफ पर गारंटी क्यों देगा? आप ऐसा ही सोच रहे होंगे कि सर आपके बिहाफ पे कोई गारंटी क्यों देगा? तो सीधी बात है, ऐसा कोई इसलिए देगा क्योंकि या तो उसको एसेट्स की वो जरूरत रहेगी, और दूसरी बात जब वो एसेट्स की जरूरत रहेगी और ऊपर से उसको मैं भी मिल गया कि भाई इस डील के अंदर तुम एंटर हो सकते हो, इतने इतने अमाउंट पर इतने की गारंटी दे दो, और चलो ठीक है 5 साल बाद में तुम इतने की गारंटी दे रहे हो तो इसके लिए मैं भी तुम्हें कुछ कंसिडरेशन दे देता हूं, ठीक है। तो एक काम करो ना कि लो ये एसेट्स 5 लाख रुपीस की तुम गारंटी दे रहे हो, 5 लाख रुपीस में तुम खरीद लोगे इस पर्टिकुलर एसेट्स को, और तुम्हारे पास में इतना पैसा भी है, यू आर वेरी मच फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम गारंटी जो है वो नाम की दे रहे हो,
तुम्हारे पास में वो एबिलिटी होनी चाहिए उस एसेट्स को 5 लाख रुपए में परचेज करने की, मतलब वो गारंटी तुम्हारी मटीरियलाइज हो सकते। मान लीजिए कि लास्ट के अंदर ऐसा हुआ कि ये एसेट्स की कीमत जो है वो 3 लाख ही हो गई और मैंने गारंटी 5 लाख की दी थी, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन जो है वो डेफिनेटली 5 लाख रुपए का पेमेंट करेगा। लेकिन 5 लाख रुपए के पेमेंट के लिए, जैसे सपोज करो, इसको ऐसे समझिए कि ये एसेट्स है आपका, ठीक है, ये कोई एसेट्स है और इस एसेट्स का लास्ट में जो टर्मिनेशन वैल्यू है या रेजिडुअल वैल्यू है वो निकल रहा है लेट्स से 3 लाख रुपीस, जबकि गारंटी जो है वो कितने की दी गई है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 5 लाख बताई गई है। किसको बताई गई है, हमने लेसर को बताया होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, यहां पर ऐसा होगा, लास्ट में क्या हो सकता है कि ये जो एसेट्स है ये 5 लाख रुपीस का हमने गारंटी दिया था इस एसेट्स के रिगार्डिंग, जबकि इसकी रेजिडुअल वैल्यू अभी 3 लाख रुपए ही आ रही है, ऐसा हमें लग रहा है। तो यहां पर गारंटी का अमाउंट डेफिनेटली निकल कर आ जाएगा, बिकॉज आपकी एसेट जो है दोस्तों वो 3 लाख की है, जबकि गारंटी 5 लाख की दी गई थी, तो 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। आप एसेट्स वापस लौटा दीजिए, कितने रुपए का एसेट्स वापस लौटा दीजिए, 3 लाख का एसेट्स वापस लौटा दीजिए। किसको लौटाएंगे, लेसर को लौटा देंगे। और 2 लाख रुपए जो शॉर्ट पड़ गया वो गारंटी के रूप में आप लेसर को क्या कर देंगे, वापस लौटा देंगे। तो कितना हो गया, 3 + 2 टोटल हो गया ना 5 लाख रुपए, और इतने की गारंटी दी थी अपन ने, इतने की गारंटी दी थी, ठीक है। तो ये होता है। और मान लीजिए ये रेजिडुअल वैल्यू अगर 3 के बजाय निल हो जाए, तो 0 हो जाए, तो आपको पूरा का पूरा 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। अब ये कौन देता है, अगर आपने गारंटी दी है, अगर आप लेसी हैं और आपने गारंटी दी है तो आप पे करिए। यदि आपके बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन ने ये गारंटी दी है तो वो पे करेगा। अब उसने ये गारंटी क्यों दी है दोस्तों, ये चीज हम यहां पे एनालाइज नहीं करते। भाई वो गारंटी क्यों दे रहा है, या तो हम उसको अभी कंसिडरेशन दे रहे हैं क्योंकि उसके पास में पैसा बहुत है, तो उसने गारंटी दे दी हमारे बिहाफ पर, असेट्स को भी देख लिया, असेट्स का अंदाजा लगा लिया, है ना। जैसे बैंक नहीं होता ना कि बैंक में फाइनेंशियल गारंटी होती है, एक कंपनी दूसरे के बिहाफ पे गारंटी दे देती है तो उसको लोन मिल जाता है। फाइनेंशियल गारंटी का कॉन्सेप्ट किया था अपन ने IFRS 9 इंड AS 109 में, कुछ वैसा जैसा ही है ये। तो वो सामने वाला पर्सन जो है उसको अगर ये एसेट्स चाहिए तो भी वो गारंटी दे सकता है, या मान लीजिए कि वो सिर्फ गारंटी ही दे रहा है, तो वो गारंटी क्यों दे रहा है, तो गारंटी में उसको कुछ कंसिडरेशन दे दूंगा, ये ले भाई इतना पैसा ले, तुमको गारंटी 5 लाख रुपए की देनी है, तो इसके बदले एक काम करो, मैं तुम्हें ना 50,000 रुपीज का एक कंसिडरेशन दे देता हूं, ये लो 50,000 रुपीज का कंसिडरेशन हो गया, ये कंसिडरेशन पकड़ो और मेरे बिहाफ पे वो लेसर को गारंटी दे दो यार, उसको लास्ट में 5 लाख रुपए की, मतलब वो कहता है कि भाई मेरे को मेरे लीज टर्म समाप्ति के समय पर मुझे मेरी एसेट्स जो है उसकी कीमत 5 लाख रुपए जो है वो होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वही बात है कि ये जो 2 लाख रुपए इसका बर्डन अभी जो भी पर्सन उठा रहा है, उसने इवैल्यूएट किया होगा एसेट्स को, उसने पता लगा लिया होगा कि हाँ ये एसेट जो यूज हो रहा है वो 5 साल में इतना यूज हो जाएगा। इसके लिए ऑब्वियसली टेक्निकल वैल्यूएशंस होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वैल्यूएशन के एरिया के अंदर, वो लोग इन सारी चीजों का वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन हमारा एरिया नहीं है, तो वो लोग वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन करके पता लगाएंगे कि असली में एसेट जो है वो 5 साल के बाद में कितने का रहेगा, हमें कितना अमाउंट देना पड़ सकता है, या हमें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट ये कंसिडरेशन फिर अप और डाउन होगा। कंसिडरेशन जो है लेट्स से मैंने 50,000 कह दिया, तो ये 50,000 क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब क्या ये रीजनेबल कंसिडरेशन है या नहीं है, वो तो वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा, एसेट्स के यूजेस पे डिपेंड करेगा, एसेट्स के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो कंसिडरेशन है, ये वही समझ लीजिए कि ये कंसिडरेशन वो है कि जहां पर लेसी किसी भी थर्ड पार्टी को ये कंसिडरेशन पे करता है कि भाई मेरे बिहाफ पे आप प्लीज मेरे लेसर को गारंटी इशू कर दो और इसके लिए जो भी आपको चाहिए वो ले लो। तो मेरा तो खर्चा लग गया ना, आज ही लग गया है खर्चा गारंटी का, तो अब ये खर्चा मेरा लग गया, तो ये भी मेरा खर्चा, ये भी मेरा खर्चा, सब मेरे खर्चे हो गए। तो ये जितने भी खर्चे हैं, आई कैन कैपिटलाइज ऑल दीज एक्सपेंसेस इन माई ROU एसेट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑन दी कमेंसमेंट ऑफ लीज। मैं उस दिन इन सारी चीजों को क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा, क्योंकि ये मेरे इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जो मेरे राइट ऑफ यूज एसेट्स को एक्वायर करने के लिए करे गए हैं, रादर देन मैं इनको एक्सपेंस ऑफ करूंगा। अगर मैं इनको P&L में ले जाऊं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या है,
अरे कोई खर्चा लगता है तो उसको क्या करते हैं अपन, कैपिटलाइज किया तो ठीक है, नहीं तो पीएनएल में जाएगा। अब दोस्तों इसको पीएनएल में इसलिए नहीं लेकर जाते हम लोग क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है राइट ऑफ यूज एसेट्स को एक्वायर करने से रिलेटेड। तो फिर कैपेक्स हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, इनको कैपिटलाइज कर दिया जाएगा ताकि इनको सिस्टमैटिकली जैसे जैसे वो राइट ऑफ यूज एसेट्स को आप यूज कर रहे हो वैसे डेप्रिशिएट किया जाए रादर देन वन शॉट पीएनएल में ट्रांसफर किया जाए। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, है ना दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया ये वाली बात, क्यों क्यों ये बात हमने यहां पे डिस्कशन करी है। तो देखिए, लेसी एंड लेसर्स अप्लाई द सेम डेफिनेशन ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और द रिक्वायरमेंट्स अंडर इंड AS 116 फॉर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के साथ में अभी इसको लिंक नहीं करते। ये आपका समझ लीजिए कि जैसे वहां पे क्या होता है ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट को एक्वायर किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं तो वो आपके इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस हो गए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के। तो वहां पे उन खर्चों का क्या करते हैं वो तो अपन 115 में बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको कैसे समझ के चलो, जो अपनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती थी इंड AS 16 वाली, क्योंकि 16 तो हम कर चुके हैं और अभी ये 115 अभी किया नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको इनके साथ में कोरिलेशन बैठाने में दिक्कत हो, तो इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए। 115 के साथ में कैसे कोरिलेशन हो रहा है, बाकी दिस इज वेरी जनरल कॉन्सेप्ट, जहां पे कोई टेक्निकल बात अपने को 115 की रिकॉल करनी नहीं है कि भाई सीधी बात है, इंक्रीमेंटल खर्चा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है जिसे आपको कैपिटलाइज करना चाहिए, और जो नहीं है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल उसे आपको खर्चा कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉफिट लॉस में लेके जाना चाहिए। सो फॉर लेसर्स इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अदर देन दोज इनकर्ड बाय मैन्युफैक्चरर और डीलर, lessors are included in the initial measurement of the net investment in the lease and reduce the amount of the income recognized over the lease term. The interest rate implicit in the lease is defined in such a way that the initial direct costs are included automatically in the net investment in the lease and there is no need to add them separately. अब देखिए दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि अभी देखो मैंने आपको बताया था कि जो मैन्युफैक्चरर डीलर के द्वारा जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगती है, जैसे कि कुछ खर्चा ये भी करता है, कुछ खर्चा हम भी करते हैं, हम हमारे आरओयू में कैपिटलाइज करते हैं, तो ये क्या करेगा डीलर जो है, मतलब लेसर जो है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो गया, वो क्या करेगा इन एक्सपेंसेस का। तो कह रहा है अरे भैया वो ये करेगा जब अपन ये नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का वैल्यूएशन करेंगे उसके अंदर वो चीज जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगी। एक प्रकार से समझिए कि मैंने 1 लाख रुपए की एसेट जो है वो लीज पे दे दी, ठीक है, इसके बदले मुझे 60,000 का और 60,000 का लीज रेंट मिलेगा। इसके ऊपर मैंने कर दिया है 5,000 का खर्चा, 5,000 का खर्चा कर दिया। अब अपन ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया है दोस्तों, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया है तो ये सारी चीजों को बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने कितना रुपया खर्चा हो गया, 1,05,000 का खर्चा हो गया। एक प्रकार से लाख रुपए की तो मशीन या एसेट दे दिया और 5,000 का उसके ऊपर खर्चा हो गया। अब मुझे ना 60,000 मिलेगा एक साल बाद में और 60,000 मिलेगा दूसरे साल में। तो अब आप समझिए आपने लगा दिया 1,05,000 जबकि मिल रहा आपको 1,20,000। तो यहां पर हमारी जो इसके अंदर इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम कहते हैं IRR है ना, तो IRR का कॉन्सेप्ट आपको लीज में आपको वापस देखने को मिलेगा अभी। तो ये जो IRR है, ये IRR क्या होनी चाहिए कि आप इन फ्यूचर के लीज पेमेंट्स को, है ना, फ्यूचर के लीज पेमेंट, ये तो आपके लीज पेमेंट हो गए, लेसर की बात हो रही है यहां पे, लेसर की बातें कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये जो लेसर है ये लीज पेमेंट है, लीज पेमेंट और यहां पे मैं कर देता हूं अब गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, सारी की सारी चीजें बता देता हूं। देखो तो यहां पे लेट्स से गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू आपका कुछ 10,000 है और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। तो ये कितनी हो गई 15,000। यानी आपको लास्ट में कितने मिलेंगे, आपने एक्सपेक्ट कर रखा है 15,000 मिलेंगे, ठीक है। तो ये 15,000 ही पूरा का पूरा इंक्लूड होना चाहिए। आपको मतलब नहीं है कि गारंटी कितने की है और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितने की है। अब लेट्स से कि आपको ऐसा लगता है
कि एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू जो है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है दोस्तों, वो है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। मान लीजिए 0 होती, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 0 होती, तो आपको क्या मिलती? टोटल गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू तो मिल ही जाती ना। तो कहने का मतलब एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो समेशन होता है कि जितनी गारंटी लेस्सी ने दे दी है वो, और उसके ऊपर भी यदि आपको कैपेसिटी है आपकी कि उस अमाउंट से भी ज्यादा में उस असेट्स के अंदर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो या उसे बेच सकते हो, तो आपको टोटल जो एस्टिमेटेड सैल्वेज या रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ले लेना चाहिए। इसको अपने लोग रेजिडुअल वैल्यू इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस समय आप जरूरी नहीं कि लेसी को ही ये एसेट्स बेचें, किसी को भी बेच सकते हैं, तो आपको टोटल 15,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये 15,000 भी दोस्तों क्या होते हैं? ये 15,000 भी आपको पुल करने होते हैं। पुल करने का मतलब क्या हो गया? डिस्काउंटिंग करनी है आपको इनकी, है ना। तो आपको क्या क्या कौन कौन से नंबर पुल करने हैं? 60,000 का फिक्स्ड लीज पेमेंट, 60,000 का सेकंड ईयर का फिक्स्ड लीज पेमेंट, और लास्ट ईयर सेकंड ईयर ही जो आपको 15,000 मिलेंगे वो आपका फिक्स्ड, एक प्रकार से क्या हो गया? एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू हो गया। इसकी वैल्यूएशन जो है वो 200 चेंज होती रहेगी, तो आप इसको रीमेजरमेंट करते रहिएगा। अभी हम लोग कमेंसमेंट डेट पर तो यही बात कर रहे हैं कि ये 60, 60 और 15 आपको मिलेंगे। तो आपको इनको कौन सी ऐसी रेट से डिस्काउंट करना है कि वैल्यू 1,05,000 हो जाए, है ना। आपको इन सारी चीजों को कौन सी ऐसी रेट से डिस्काउंट करना है कि वैल्यू क्या हो जाए? 1,05,000 हो जाए। तो जो भी रेट आएगी ना, उस रेट को हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। इसको हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, अगर आप इन 5,000 रुपीज को यहां पे नहीं जोड़ते, ये 5,000 रुपीज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के आपके खर्चे नहीं होते, क्योंकि उस साइड जो लेसी है उसको लीज में एंटर होने के लिए खर्चा करना पड़ा, तो यहां पे आपको भी लीज में एंटर होने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। तो आपके लिए अगर 5,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो ये क्या 5,000 रुपीज इसको आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दें, या इसका क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? तो सीधी बात है, ये कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करेगा, आपके एसेट्स के कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करेगा। भाई ₹1,00,000 का तो एसेट चला गया और 5,000 के खर्चे हो गए, तो टोटल मिला के 1,05,000 रुपए का हिसाब हो गया ये। अब ये 1,05,000 का हिसाब हुआ, इसकी रिकवरी कैसे कर रहे हैं? 60,000 नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर 60,000 नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, और वो 60,000 के अंदर 15,000 रुपए और आ जाएंगे, तो कुल मिला के सेकेंड ईयर में आपको 75,000 की रिकवरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब, अब ये जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, वही आईआरआर कैसे निकालते हैं, अब ये बात आपको दोस्तों बताने की दरकार नहीं है, आप जानते होंगे, है ना। तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, अब जो भी आएगा इसका, वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्या करेगा? अपने आप ही इन 5,000 रुपए को धीरे धीरे करके आपके लीज टर्म में अमोर्टाइज करता चला जाएगा। क्या करता चला जाएगा? धीरे धीरे करके लीज टर्म में अमोर्टाइज करता चला जाएगा, क्योंकि जो आपकी इंटरेस्ट इनकम बुक होगी, राइट, अगर ये 5,000 रुपए आप नहीं जोड़ते, तो आपकी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज दोस्तों क्या होती बताइए? आपकी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज होती ज्यादा, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट कम होगा, अब जैसे मैं सपोज करूं यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे 0, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट 0 है और आपको सिर्फ केवल इनकम ही इनकम आ रही है, तो सिर्फ रिटर्न ही रिटर्न हो गया, है ना। अब जैसे ही मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा यहां पे, आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब यदि आप कोई खर्चा कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगने से आपकी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज जो है वो कम आएगी, और कम आएगी तो आपकी इनकम जो है, फाइनेंस इनकम जो है वो भी कम होगी बुक आपके प्रॉफिट लॉस के अंदर। तो जब आपकी फाइनेंस इनकम कम बुक होगी, तो अपने आप ही इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज जो है वो टेक केयर कर लेगा इन खर्चों को, और प्रॉफिट लॉस में अपने आप ही इनकम कम बुक हो रही है, इसका मतलब एक्सपेंस का उसके अंदर लोड आपके प्रॉफिट लॉस में पड़ रहा होगा। अब ये दोस्तों डिस्कशन के माध्यम से जितनी बात मैं समझा सकता था वो बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, बाकी सारी की सारी बातें हम लोग इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कर लेंगे, ताकि आपको वहां पे और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का मतलब क्या हुआ कि जो आपके लीज रेंटल्स हैं, ठीक है, और ये लेसर के लिए निकाल रहे हैं अपन, तो लेसर के लिए लीज रेंटल के अंदर क्या क्या चीजें आती है आपको पता ही है। लेसर के लिए लीज रेंटल में दोस्तों सारी की सारी चीजें आ जाती है, इंक्लूडिंग अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑल्सो।
फिक्स्ड लीज रेंटल, वेरिएबल कौन से वाले, जो आपके इंडेक्स और रेट बेस्ड होंगे, परचेज ऑप्शन कोई होगा, टर्मिनेशन ऑप्शन कोई होगा, और जो कोई भी गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू या अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दोनों, यानी एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, सारी की सारी चीजें लीज रेंटल में आ जाती है। तो इन सारे के सारे कैश फ्लो को हम ऐसी कौन सी रेट से डिस्काउंट करें ताकि ये हमारा टोटल जो है वो, ये टोटल क्या है, इसको हम कहते हैं दोस्तों फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, और इसको हम कहते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट यानी ऐसी वो कौन सी रेट है जिनसे हम लीज पेमेंट्स को पुल करें, लीज पेमेंट्स को पुल करें और वो इक्वल हो जाए फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एसेट से, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज जो है वो कहलाएगी। देखिए दोस्तों, ये यहां पर आपके मॉड्यूल में बताया भी गया है कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट से। तो जैसे कि सपोज करिए आपने 1,00,000 रुपए की एसेट जो है वो लीज पे चढ़ा दी, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेसर ने 1,00,000 की एसेट्स जो लीज पे चढ़ा दी, उसके ऊपर उसके 5,000 रुपए के खर्चे आ गए, तो 1,00,000 प्लस 5,000 टोटल कितना हो गया, ये 1,05,000। अब आपको क्या करना है, ऐसी इंटरेस्ट रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए लीज पेमेंट्स का मेड बाय द लेसी फॉर द राइट टू यूज द अंडरलाइंग एसेट्स, लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, तो जितने भी लीज पेमेंट होंगे उनका सम टोटल कर लिया जाएगा, प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर आपने तो कहा था सर गारंटेड और अनगारंटेड दोनों आता है, तो देखिए दोस्तों अनगारंटेड तो यहां आ गया और गारंटेड इसमें छुपा हुआ है। पता है कैसे, क्योंकि देखो क्या कहता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। नाउ लीज पेमेंट इज अ टेक्निकल वर्ड डिफाइंड बाय द इंड AS 116, और इंड AS 116 लीज पेमेंट में गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को क्या शामिल करता है कि नहीं करता, लीज पेमेंट इंक्लूड्स गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो जो भी गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू होगी वो तो यहां पे खुद ही इसी में आ जाएगी, और जो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है उसको हम कहते हैं अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, तो वो अलग से आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यही बात मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश करी है कि आपके फ्यूचर में जितने भी लीज रेंटल आने वाले हैं उनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, जीआरवी उसके अंदर इंक्लूड रहेगा, यूजीआरवी आप उसके अंदर इंक्लूड कर दीजिएगा, बिकॉज ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है। तो लेसी कितना देगा उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेसी से ज्यादा यदि कोई दे रहा है तो हमें उनसे भी, उन अमाउंट से भी मतलब है। और आपको अपने यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए, आपका 1,05,000 इन्वेस्टमेंट, लीज में 1,05,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, इसको कैसे रिकवर करेंगे, इसको ऐसे रिकवर करेंगे, तो ये हमारी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज आएगी। एकदम सेम तरीका, वही इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन टेक्निक, एक डिस्काउंट रेट ढूंढेंगे, उसका जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा लॉक करेंगे, दूसरे डिस्काउंट रेट को अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया जाएगा हायर साइड या लोअर साइड में, क्योंकि अपने को पता है कि एक डिस्काउंट फैक्टर को यूज करने के बाद में दूसरा डिस्काउंटिंग जो रेट है वो अपसाइड लेना है या डाउन साइड लेना है। दूसरा डिस्काउंट रेट ले लीजिए और फिर वो इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन से ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज को फाइंड आउट कर लीजिए। समझ में आ गई बात आपको? अब इसको पहले पूरा कर लेते हैं। क्या कहता है, फॉर लेसर्स इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अदर देन दोज इनकर्ड बाय मैन्युफैक्चरर और डीलर, lessors are included in the initial measurement of the net investment in the lease and reduce the amount of income recognized over the lease term। ठीक है, ये बात आप समझ गए हैं तो ठीक है दोस्तों। अगर आप नहीं भी समझे हैं तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से ये जो दो लाइन है, इन दोनों लाइन के नंबर्स को मैं आपके सामने जब प्रेजेंट करूंगा ना, तो आपको अपने आप ही ये सारी की सारी बात जो है वो समझ में आ जाएगी। और हम बहुत ही जल्दी अब इस प्रैक्टिकल में आने वाले, क्योंकि ये डिस्काउंट रेट, ये जो अपना है सेकंड लास्ट पॉइंट होने वाला है नॉन न्यूमेरिकल, और उसके बाद में लेसी की अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हम क्वेश्चंस जो है वो पिकअप करेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज जो है वो डिफाइन कैसे किया गया है, वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे दो बार इसको पढ़कर कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे जब इसकी लैंग्वेज देखेंगे ना आप, तो लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाएंगे। इस लैंग्वेज को एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया गया है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, है ना? समझ में आ गई बात आपको? और बेहतर, इतनी अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट होगी कंसेप्चुअली चीजों को समझने के लिए, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद लेंगे। तो अपना नया जो अब टॉपिक चालू हो जाता है वो होता है डिस्काउंट रेट्स के बारे में। सर जी ये डिस्काउंट रेट्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों डिस्काउंट रेट जो है वो ही तो डिसाइड करेगी
कि इनिशियल मेजरमेंट जो है वो राइट ऑफ यूज एसेट्स का कितना होगा और लीज लायबिलिटी का कितना होगा, है ना। एक बार इनिशियल मेजरमेंट तो डिस्काउंट रेट पे निर्भर करता है, और फिर बाद में दोस्तों ओवर द ईयर फाइनेंस कॉस्ट कितनी बुक होगी, डेप्रिसिएशन कितना बुक होगा, वो सारी की सारी चीजें डिस्काउंट रेट पे बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब बेस होती है ना। क्योंकि जो राइट ऑफ यूज एसेट्स आपने आज बुक किया है ना, केवल वही डेप्रिशिएट होगा। तो जैसे सपोज करिए डिस्काउंट रेट आपकी हायर है तो राइट ऑफ यूज एसेट जो है वो कम आ जाएगा, डिस्काउंट रेट लोअर है तो राइट ऑफ यूज एसेट ज्यादा आ जाएगा, वो फ्यूचर के डेप्रिसिएशन को भी प्रभाव डालता है। तो यहां पे डिस्काउंट रेट को सिलेक्ट करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड की बातें कुछ पढ़ते हैं, फिर बाद में मैं आपसे भी कुछ बातें जो है वो डिस्कस करूंगा, सवाल जवाब करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है स्टैंडर्ड। कहता है डिस्काउंट रेट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स which are used to determine right of use assets and lease liability in case of a lessee and to measure a lessor's net investment in the lease। ठीक है, for a lessee as per Ind AS 116 the discount rate to be used should be। अब सुनिएगा, देखिए क्या कहता है, for a lessee, लेसी के लिए। अब इस चीज को पहले तो आप समझिए एकदम बहुत ध्यान से कि लेसी की बातें कर रहा है, और लेसी के लिए कहता है डिस्काउंट रेट क्या होनी चाहिए। दो विकल्प दिए गए हैं आपको, कितने विकल्प दिए गए हैं, दो विकल्प दिए गए हैं। अरे सर ये दो विकल्प क्या है, देखिए एक तो वही इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज इफ दैट रेट कैन बी रेडिली डिटरमाइंड, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे IRR। और दूसरा लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट, इसको हम कहेंगे IBR। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, IBR जो होता है वो लेसी का देखना है, और IRR जो है ये सर लेसर का देखना है आपको। और इन दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी जो इंड एस है, वो फर्स्ट रैंक जो है दोस्तों वो IRR को देता है, और दूसरा रैंक जो है इंक्रीमेंटल बोरोविंग को देता है। यानी इफ पॉसिबल आप फर्स्ट को प्रायोरिटी दें। अगर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से आप IRR जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको IRR नहीं मिल रही है, तो फिर बाद में आप सेकंड पे जाएं, लेसी की इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपको यहीं पे स्टार्टिंग में ही एक डाउट आ जाना चाहिए कि सर डिस्काउंट रेट की बात हो रही है, तो डिस्काउंट रेट की बात तो है वो लेसी के लिए हो रही है, यानी लेसी कौन सी डिस्काउंट रेट यूज लेगा। तो लेसी के सर जो लीज पेमेंट है, एक बार बताइए लेसी के जो लीज पेमेंट है वो क्या होते हैं। सर लेसी के जो लीज पेमेंट है उसके अंदर लीज पेमेंट में जो भी आपके फिक्स्ड होंगे वो आ जाएंगे, फिर लीज पेमेंट में जो भी आपके वेरिएबल होंगे इंडेक्स रेट बेस्ड वो आ जाएंगे, फिर लीज पेमेंट में आपके कुछ परचेज ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस होगा वो आ जाएगा, और लीज पेमेंट में कोई टर्मिनेशन पेनल्टी होगी तो वो आ जाएगी। ये सारी की सारी चीजें आ गई। अच्छा, लास्ट में गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू यदि है जो लेसी कह रहा है लेसर को, तो वो होगा, तो वो आ जाएगा। तो मतलब सर इतने सारे पेमेंट्स को, है ना, इतने सारे पेमेंट्स को हम डिस्काउंट करेंगे, ठीक है, ये आपको मिलेंगे, और इन सारे के सारे पेमेंट्स को हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्काउंट करेंगे। कैसे डिस्काउंट करेंगे, इनको पुल करेंगे, जैसे भी इनका टाइम स्केल पे प्लॉटिंग होगा इनको डिस्काउंट किया जाएगा। तो डिस्काउंट करने में रेट कौन सी यूज लेनी है, डिस्काउंटिंग करने में रेट कौन सी यूज लेनी है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता दोस्तों, सोच के बताना, हम इनका सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट की रेट तो चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, इन सारे के सारे लीज रेंटल्स का मतलब लीज पेमेंट्स का जब हम डिस्काउंटिंग करेंगे, तो स्टैंडर्ड की पहली पसंद देखिए क्या है, स्टैंडर्ड कहता है कि डिस्काउंट रेट हमारी होनी चाहिए IRR, इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, है ना, इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न ये होनी चाहिए। और पता है IRR कैसे निकाली जाती है, IRR की कैलकुलेशन होती है लेसर के जो कैश फ्लोज होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो ये तो लेसी की बातें हो गई। अब लेसर के कैश फ्लो क्या होते हैं, सर जी देखिए लेसर के जो कैश फ्लो होते हैं वो ये होते हैं। देखिए अगर अपने को IRR निकालनी है तो आप यही कहेंगे ना सर कि यहां पे लेसर की बातें करो, किसकी बातें करो,
लेसर की, और लेसर की बातें करेंगे तो हम लास्ट में क्या कर देंगे दोस्तों, बस लास्ट में एक चीज और जोड़ देंगे जिसको हम कहेंगे UGRV, सॉरी, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये भी जोड़ दिया जाएगा, है ना, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये भी हम यहां पे जोड़ देंगे। अब समझिए, अगर अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को जोड़ दिया गया तो इसके लेसर के सेट ऑफ कैश फ्लोज जो है वो अलग हो गए, इसके सेट ऑफ कैश फ्लोज अलग हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि आप इनको ऐसे डिस्काउंट करो, ऐसे डिस्काउंट करो, इनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ऐसे आनी चाहिए कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी जो भी लगी है लेसर की, उसके बराबर ये हो जाए। हाँ सर, ये बात तो आपने पहले भी बता दी, अभी भी बता दी है, चलो रिपीट हो गई ये बात। बट सर आप हमें ये बताएं, अरे सर लेसर की ये इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न लेसी के डिस्काउंटिंग में क्यों काम आ रही है? समझ रहे हो मेरी बात? लेसी डिस्काउंट करेगा, डिस्काउंट रेट जिस भी डिस्काउंट रेट को यूज करेगा वो तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए ना, लेसी के कैश फ्लोज के ऊपर होनी चाहिए, राइट? तो ये हम लोग लेसर की डिस्काउंट रेट क्यों काम में ले रहे हैं? और इंडेक्स की पहली पसंद ये क्यों है? सबसे पहले वो तो कहता है कि फर्स्ट तो आप इसे यूज करो, और जब आप ये यूज ना कर पाओ, है ना, इसको आप अगर नहीं निकाल सको, इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न जो है अगर आप नहीं निकाल सकें, तो आप सेकेंड ऑल्टरनेटिव पे जाएं जिसको हम कहेंगे इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट, IBR, इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट, और ये होगी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ सर, क्वेश्चन अब तो क्रिएट कर दिया आपने, अब समझ में आ गया है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को डीकोड तो करना ही पड़ेगा सर। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर बहुत ही आपको ध्यान से जो है वो बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम ऑल टुगेदर दोस्तों प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, IFRS 16 के इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अब एंटर हो ही चुके हैं, और अब अपने को प्रैक्टिकली नंबर्स को विजुअलाइज कर नंबर्स को ध्यान में रखकर चीजें को समझना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि डिस्काउंट रेट जो है, डिस्काउंट रेट जिस भी डिस्काउंट रेट से आप डिस्काउंट करेंगे तो आपका लीज का इनिशियल मेजरमेंट होगा, है ना, यानी आपकी जो भी डिस्काउंट रेट निकलेगी वो आपकी लीज लाइबिलिटी कॉरेस्पॉन्डिंग राइट ऑफ यूज एसेट्स के साथ में बैलेंस शीट के अंदर एंटर होंगे, एंट्री पास हो जाएगी, राइट ऑफ यूज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, यानी पहली लीज की एंट्री ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। फिर जब ये एंट्री हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोस्तों इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो पता है क्या होगा? फिर ये होगा कि फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली हमको फाइनेंस कॉस्ट बुक करनी पड़ेगी। क्या बुक करनी पड़ेगी? फाइनेंस कॉस्ट हमको बुक करनी पड़ेगी। और फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि लीज लाइबिलिटी जो अनवाइंड हो रही है, एक प्रकार से लीज लाइबिलिटी को जितना आप चुकाने में समय लगा रहे हो उतने समय में आपको इंटरेस्ट का खर्चा जो है वो बुक करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट का खर्चा बुक करना चाहिए। अब ये इंटरेस्ट का खर्चा, स्टैंडर्ड वालों का सोचना ये है कि ये इंटरेस्ट वाला एक्सपेंसेस वही होना चाहिए जितनी इनकम जो है लेसर को हो रही है, क्योंकि लेसर के लिए IRR जो रेट है ये तो इनकम की रेट है, इसको तो पैसा कमा रहा है ये तो, है ना, क्योंकि ये जैसे वो एग्जांपल हुआ ना अपना, ये 1,05,000 हुआ, इसने इन्वेस्टमेंट किया 105 का, जबकि इसको मिल कितना रहा है? 60, 60, 120 और 120 और 15, 135। तो इसने 1,5 लगाया एब्सोल्यूट अमाउंट्स में, और इसको मिला कितना लीज से? इसको मिला है 135। तो पैसा कमा लिया इसने, है ना, पैसा कमा लिया। तो ये लेसर को प्रॉफिट होता है। किस बात का प्रॉफिट हुआ है ये दोस्तों? लेसर को ये क्या, ये सेल्स पे प्रॉफिट हुआ है क्या? नहीं, फाइनेंसिंग का प्रॉफिट है ये, है ना, सेल्स का प्रॉफिट नहीं है ये है फाइनेंसिंग का प्रॉफिट, क्योंकि मैंने 3 साल तक ये एसेट्स दिया है, तो 3 साल तक अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इसके अंदर रिकवरी हो रही है, ये रिकवरी हो रही है कि जो पैसा मुझे धीरे धीरे करके ये सामने वाला पर्सन देगा, उसके लिए मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो मेरी इंटरेस्ट की इनकम जो है वो इंप्लिसिटली निकाली गई है,
राइट, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन में नहीं बताई गई है, ये इंप्लिसिटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर निकाली गई है। आगे बात समझ में? तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस प्रकार से आईआरआर बेसिस पर निकाली जा रही है। अब आईआरआर बेसिस पे जब निकाली जाती है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अपन जब निकालते हैं, तो इस स्टैंडर्ड का लॉजिक क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना फॉल्स रेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा देते हैं, मतलब जो होती नहीं है ना रेट, जिस रेट से हमारी कमाई नहीं होती है उस रेट को हम कॉन्ट्रैक्ट में कई बार लिखवा लेते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा लिया कि लीज रेंट जो है वो इतने इतने चार्ज किए जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये होगा। तो कहने का मतलब वही बात है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ लिया ना, अब इस चीज की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कुछ भी हो वो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जबकि रियल मायने में इंटरेस्ट रेट जो है वो ये है जो इंप्लिसिटली निकाला जाएगा। जैसे सपोज करिए कि जब अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं आपको कहता था कि 10% जो है वो इंटरेस्ट है डिबेंचर के ऊपर, राइट, लेकिन डिबेंचर्स के ऊपर जो 10% इंटरेस्ट होता था वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जबकि देखा जाए तो क्या हुआ कि वो डिबेंचर्स का कैरिंग अमाउंट आपने बदल दिया, तो बदलने की वजह से इंटरेस्ट का बर्डन जो है वो इफेक्टिवली थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग इफेक्टिवली इवेल्युएट करते थे, तो वही बात है, लेसर इफेक्टिवली कौन से रेट से पैसा कमा रहा है, लेसर जो है इफेक्टिवली कौन से रेट से पैसा कमा रहा है वो उसकी फाइनेंस इनकम है, तो उतने ही रेट से लेसी को भी क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट, अपनी इंटरेस्ट को कंसिडर करना चाहिए, इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए, और उसे वही डिस्काउंट रेट यूज करनी चाहिए जो लेसर यूज करेगा, है ना। तो जो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है वो आपके लिए एक प्रकार से क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होना चाहिए। परसेंटेज टर्म्स में बात हो गई है, वैल्यू कभी चेंज नहीं, वैल्यू कभी मैच हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लेसर के कैश फ्लोज ही अलग है और लेसी के कैश फ्लोज ही अलग है, तो वैल्यू वाइज ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन कम से कम परसेंटेज टर्म्स के अंदर ये क्या होना चाहिए दोस्तों, परसेंटेज टर्म्स में ये सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर परसेंटेज टर्म्स के अंदर ये सेम होना चाहिए, तो ये रैशनल हो गया कि भाई लेसी को जो है डिस्काउंट रेट वो वाली यूज करनी चाहिए जो लेसर यूज करता है। जो कौन यूज करता है, लेसर यूज करता है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात ये, आपको पता है दोस्तों ये बात हमने एकेडमिकली कर ली, बड़ी इजी लग गई आपको कि लेसर वाली ही इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज जो है वो आप यूज करेंगे। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, आपको अपने बिजनेस का तो सारा नॉलेज है, लेकिन लेसर के बिजनेस का नॉलेज आपको है या नहीं है, वो उतना ही है जितनी लेसर की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। यानी रिलायंस कंपनी के बारे में आप कितना जानते हो और मैं कितना जानता हूं, दोनों सेम ही बात है, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं, दोनों एक्सटर्नल लोग हैं जो रिलायंस कंपनी के अंदर नहीं है, रिलायंस के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। तो रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट पढ़कर अपन क्या पता लगा सकते हैं, रिलायंस के नंबर्स को अपन एनालाइज करके क्या पता लगा सकते हैं, जो सब लोग पता लगा सकते हैं। आप भी एनालिसिस कर सकते हो, मैं भी एनालिसिस कर सकता हूं, तो अपने को वही इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है, जो रिलायंस के बाकी मतलब बाकी एनालिटिक्स को भी पता होगी। लेकिन अब मैं कहूं कि रिलायंस जो है उसकी इस प्रोडक्ट की मार्जिन क्या है, लेट्स से कि रिलायंस जो है वो पेट्रोलियम को कितने परसेंटेज जीपी मार्जिन पे बेचता है, उसके ग्रॉस मार्जिन क्या है, उसके नेट मार्जिन क्या है, यानी जो कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो सिर्फ मैनेजमेंट अंदर अंदरूनी इंफॉर्मेशन है जिसको बाहर नहीं निकाला जाता, वो रिलायंस के मैनेजमेंट को ही पता है, वो थोड़ी ना हमें पता हो सकती है। तो वो ना तो आपको पता हो सकती है ना हमें पता हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, सपोज करिए अपन दोनों लोग मान लीजिए रिलायंस कंपनी से कोई एसेट्स लीज पर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपन दोनों मतलब कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी एंटरप्राइज, अपने लोग अपनी बात करके चल रहे हैं ताकि ये कनेक्ट कर सकें इस चीज को, कि हम लोग यदि मान लीजिए रिलायंस कंपनी से कोई एसेट्स लीज पर लेते हैं, और लीज पर एसेट्स लेने के बाद में सारी टर्म्स कंडीशन लेट से हमारी फाइनल हो गई, ठीक है, सारी की सारी टर्म्स कंडीशन हमारी क्या हो गई है, फाइनल हो गई है। तो अब आप बताइए दोस्तों, जब हमारी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन रिलायंस के साथ में फाइनल हो गई है और हमको लीज की अकाउंटिंग जो है वो बुक करनी है, तो सब कुछ फाइनल हो गया, और अब मैं मेरे सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर होगा उसमें मैं मान लो एंट्री पास करने जा रहा हूं कि ROU एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, है ना, ROU एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। अब वैल्यू कैसे निकालें, वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया मेरे सारे के सारे लीज पेमेंट्स, फिक्स्ड वाले, एलिजिबल वेरिएबल वाले, परचेज ऑप्शन, टर्मिनेशन ऑप्शन, GRP, सब कुछ लिख दिया मैंने।
एक्सेल के अंदर इन सबको प्लॉट कर दिया। अब मैं इनको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं, डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे चाहिए डिस्काउंट रेट। इंड एएस को मैं फॉलो कर रहा हूं। इंड एएस के हिसाब से पहली पसंद डिस्काउंट रेट कौन सी है, बताइए कौन सी डिस्काउंट रेट है पहली पसंद? रिलायंस जो इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न है ना, रिलायंस की जो इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न है वो मुझे यूज करनी चाहिए। अब ये तो दोस्तों कैसे पॉसिबल हो पाएगा, मैं रिलायंस को ये बोलूं कि बताओ आपकी इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो क्या रिलायंस अपनी मार्जिन के डिस्क्लोजर आपको कर देगा? सोचिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता ये। देखिए आपको मिल गई, आप पता लगा लिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बट दोस्तों जरूरी थोड़ी ना है कि ये चीज आपको रेडिली अवेलेबल हो ही जाए। क्योंकि दोस्तों ये रेट कैसे निकलती है, ये रेट निकलती है, वापस में बार बार देखिए दोस्तों यही बात बता रहा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। रिलायंस का कितना कितना खर्चा लग गया लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, बट और जो रिलायंस आपको जो एसेट्स दे रहा है लीज के ऊपर, उस एसेट्स की फेयर वैल्यू, इन दोनों का अमाउंट। लेट्स से कि आप एसेट्स की फेयर वैल्यू तो जान गए, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, क्योंकि जो एसेट्स आपके पास में लीज पे आ रही है इसकी फेयर वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बट दिस इज द रियल चैलेंज, ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपको नहीं पता है दोस्तों, और वो आदमी आपको कभी बताएगा भी नहीं कि मेरी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी है, या फिर वो आपको रेडीमेड, कई बार क्या होता है कि चलो हम इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, रिलायंस नहीं बताएगा तो खुद कैलकुलेट करोगे तो वो तो नहीं आएगा जो इंड एएस चाहता है, क्योंकि इंड एएस चाहता है इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस आईडीसी के बराबर होनी चाहिए। तो आप इसके अंदर कहीं ना कहीं ये वाली बात जो है वो मिस कर ही देंगे दोस्तों। क्या? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इसका पता लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको अगर मान लो रिलायंस ने नहीं बताया तो आपकी इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नहीं आएगी जो आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलो हम रिलायंस को बोलेंगे सर चलो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मत बताओ, आप एक काम करो, आप हमें डायरेक्ट इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न ही बता दो। अच्छा, बोलो रिलायंस बोला कि देखो हमको ही तुम बेवकूफ बना लो, है हम तुमको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बता रहे और तुम हमें मार्जिन डिस्क्लोज करने के लिए कह रहे हो। हाँ, मार्जिन कैसे डिस्क्लोज कर देंगे? तो मार्जिन हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। तो मान लीजिए जब दोस्तों आपके पास में ये दोनों हाथ काट दिए गए और आप इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न आप नहीं निकाल सकते, बिकॉज आप तो लेसी हैं, मैं भी लेसी हूं, हमने मान लीजिए रिलायंस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मेरे पास में ये रेट कैसे अवेलेबल हो सकती है? इसीलिए स्टैंडर्ड ने और लगाकर दूसरी रेट कहा, इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि नहीं, क्योंकि ये इफ दैट रेट कैन बी रेडिली डिटरमाइंड, मतलब इसमें कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं होना चाहिए। सही तरीके से अगर आप इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि वेरी ट्रांसपेरेंट है ना, क्योंकि इसकी ऑडिट होगी, ऑडिट के अंदर कल को ये गड़बड़ निकल गई तो ऑडिटर कहेगा कि नहीं सब कुछ रिवाइज करो, गलत अकाउंटिंग कर दी आपने, इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज आपने सही नहीं निकाला, ये वो है ना। ऊपर से फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स के अंदर कोई दिक्कत हो गई। तो कहने का मतलब पहली पसंद तो है, बट ये प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं हो पाता है दोस्तों रियल लाइफ के अंदर कि इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज से हम डिस्काउंटिंग कर लें। इसलिए स्टैंडर्ड ने पहले से ही कह दिया, बोला ये यहां पर फर्स्ट एरिया में झोल झपाड़ हो सकते हैं, इसलिए मूव ऑन करो, इस चीज से आगे बढ़ जाओ। और दूसरी चीज देखो कि लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट क्या है, लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट जो है वो क्या है, उसके बेसिस पर आप अकाउंटिंग करो। और लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट का मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट का मतलब ये हो गया दोस्तों कि सेम प्रकार का एसेट्स यदि आप उधार पैसा लेकर उसी सिक्योरिटी उसी कोलैटरल के साथ में अगर काम करते तो आपको उतने पैसे की जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता और कितना ब्याज आपसे वसूल करता। एक प्रकार से मेरा क्रेडिट प्रोफाइल असेसमेंट हो गया ये। जैसे सपोज करो मैं धीरज हूं और मान लीजिए मुझे बैंक से 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो बैंक मेरे को एक रेट कोट करेगा कि सर देखो आपका जो बोरोविंग प्रोफाइल है वो ये है और हम आपको 11% पे जो है इंटरेस्ट सैंक्शन कर रहे हैं। आप बैंक के पास में जाएंगे, आपको हो सकता है 10% पे मिल जाए, किसी को 12 पे मिल जाए, किसी को 15 पे मिल जाए, है ना। अलग अलग हमारी बोरोविंग रेट हो सकती है, वो हमारे प्रोफाइल की वजह से होगी, वो हमारे स्टेटस की वजह से होगी, हमारा जो भी स्टेटस है उस स्टेटस की वजह से वो हमको रेट मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट। इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट क्या होगी दोस्तों? वो हमारे क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड करी जाती है और बैंक हमको कोट करता है। तो बताइए इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट क्या कोई यूनिक रेट है, क्या यूनिवर्सल रेट है? नहीं, ये तो एंटिटी स्पेसिफिक रेट है, यानी लेसी स्पेसिफिक रेट हो गई है।
यानी लेसी को वही लोन, वही पैसा कितने में मिल सकता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो पैसा जो है ना, वो पैसा मैं जिस ब्याज रेट के ऊपर प्रोक्योर कर सकता हूं, वही मेरी इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट हो गई, और फिर बाद में मैं उसको ही डिस्काउंट रेट मान लूंगा और उसी से मैं ब्याज की बुकिंग करूंगा, उसी से मैं क्या बुकिंग करूंगा, इंटरेस्ट की बुकिंग करूंगा। सो दैट इज वाई ये दोस्तों आईआरआर और आईबीआर का कॉन्सेप्ट यहां पे चलता है, ठीक है ना। पहली पसंद इंड एएस की आईआरआर है, बट अब आपको मैंने लॉजिक दोनों बता दिए कि आईआरआर हम क्यों यूज ले रहे हैं, लेसर वाली आईआरआर हम क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स चाहता है कि जिस रेट से वो कमा रहा है उस रेट से ही आप भी ब्याज की खर्चों की बुकिंग करें। जिस रेट से रिलायंस जो है, जो अपना एग्जांपल हुआ था, जिस रेट से रिलायंस जो है वो ब्याज कमा रहा है, उसी रेट से ब्याज का खर्चा आप बुक करें, ठीक है। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट अपनी वाली यूज ले लें। सो दैट इज द डिस्कशन ऑफ डिस्काउंट रेट। ओके, आइए, लीज पेमेंट्स आर डिस्काउंटेड यूजिंग द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज एज अबव एंड टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसर। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लेसर के पर्सपेक्टिव से ही निकाली जाती है। एंड इफ दैट रेट कैन बी रेडिली डिटरमाइंड, बट इफ दैट रेट कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड, देन द लेसी यूजेस द इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट। सो इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट क्या है, द लेसी वुड हैव टू पे टू बोरो ओवर अ सिमिलर टर्म। सेम टर्म के हिसाब से अगर पैसा आपको उठाना होता तो कैसे मिलता, सिमिलर सिक्योरिटी मतलब कोलैटरल जो आप दे रहे हो, क्या मतलब बैंक से जब आप पैसा उधार ले रहे हो तो बैंक आपसे सिक्योरिटी लेता है, सिक्योरिटी क्या होगा, वही लीज्ड एसेट्स आपकी सिक्योरिटी होगा। तो वही लीज्ड एसेट्स जो है उसकी सिमिलर सिक्योरिटी के बेसिस पे बैंक आपको कितने में अमाउंट जो है वो सैंक्शन करता, रेट क्या लगाता। फंड नेसेसरी टू ऑब्टेन एन एसेट्स ऑफ ए सिमिलर वैल्यू टू द राइट ऑफ यूज एसेट्स एंड इन अ सिमिलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यानी कहने का मतलब ये सारे फैक्टर्स को आपको असेस करते हुए अपनी एक इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट ढूंढनी पड़ेगी जो डिस्काउंटिंग रेट के रूप में काम आएगी। सो इन डिटरमाइनिंग द इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट, द लेसी कंसिडर्स बोरोविंग्स विद अ सिमिलर टर्म एंड सिक्योरिटी टू द आरओयू एसेट्स, नॉट द अंडरलाइंग एसेट्स। देखिए दोस्तों, ये आरओयू एसेट्स और अंडरलाइंग एसेट्स, ये दो बात यहां पे ये क्यों कह रहा है, आरओयू एसेट्स और अंडरलाइंग एसेट्स के बीच में डिफरेंस को समझिएगा, अंडरलाइंग एसेट्स के बीच में डिफरेंस को समझिएगा। वर्सेस सिमिलर, सिमिलर जो वर्ड यहां पे यूज किया गया है, सिमिलर टू दी आरओयू एसेट्स, सिमिलर टू दी आरओयू एसेट्स, नॉट टू द सिमिलर अंडरलाइंग एसेट्स। तो जैसे सपोज करिए एक अंडरलाइंग एसेट्स है जिसकी लाइफ जो है वो 50 साल है, बट उसका आरओयू जो है वो आपने सिर्फ 10 साल का लिया है, तो अलग अलग सिचुएशन हो गई। 50 इयर्स का एसेट्स और 10 इयर्स का एसेट्स दोनों सेम नहीं है, तो हमारे लीज के कॉन्ट्रैक्ट में राइट ऑफ यूज का इवैल्यूएशन होगा रादर देन पूरे के पूरे अंडरलाइंग एसेट्स का। समझ गए? तो राइट ऑफ यूज एसेट्स का इवैल्यूएशन हमें करना इंपॉर्टेंट है रादर देन अंडरलाइंग एसेट्स का इवैल्यूएशन करेंगे। तो यहां पर एक बात समझिएगा कि 50 साल का एक एसेट्स है जो आपने 10 साल सिर्फ लीज पे लिया है, तो बैंक वाला आपको 10 साल के बेसिस पर ही लोन सैंक्शन करेगा, बैंक वाला 50 ईयर को कंसिडर नहीं करके चलेगा, क्योंकि वो एसेट्स 50 इयर्स चलेगा, उसकी लाइफ 50 इयर्स है, बट आपके पास तो वो 10 साल ही रहने वाला है। तो 10 साल के बेसिस पर ही जो भी आपको राइट मिले हैं लीज पर, उनको इवैल्यूएट करते हुए बैंक आपको लोन जो है वो सैंक्शन करेगा। तो उसके बेसिस पर ही ये इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट निकाली जाएगी। सो फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है, इन द केस ऑफ अ 5 ईयर प्रॉपर्टी लीज, द लेसी considers the borrowing with a similar term to the 5-year ROU assets and not the property itself। तो 5 साल की ROU की कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है rather than प्रॉपर्टी की पूरी लाइफ को, है ना। So which may have a significantly longer life, है ना। So observable rates such as property yield can be used as a starting point to determine the incremental borrowing rate, but adjustments need to be considered for an asset with a value similar to the ROU assets। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि incremental borrowing rate तक आने के लिए अलग अलग प्रकार से इसके ऊपर आया जा सकता है। आप प्रॉपर्टी का yield जो है वो रेट भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टी yield मतलब जिस रेट से जो प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट हो रही है, उस यील्ड में कुछ एडजस्टमेंट कर आप इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट तक भी आ सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब आपको आना है इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट के ऊपर, आप उसको कैसे भी एडजस्ट करके आइए, वो रेट जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, आपकी इंक्रीमेंटल बोरोविंग को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। सो अदर पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्लूड द क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ द लेसी, द बोरोविंग करेंसी or the length of the lease term, and it is likely that in some case significant judgment will be needed to determine the incremental borrowing rate. So as discussed above,
The lessee's incremental borrowing rate reflects the rate of interest that a lessee would have to pay among others in a similar economic environment, and if the contract requires lease payments to be made in a currency other than the functional currency of the lessee, payments are to be made in a foreign currency, then the incremental borrowing rate of the lessee should be determined based on the borrowing of a similar amount in that foreign currency. देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा एक प्रकार से। तो अगर आपकी लोकल बोरोविंग नहीं है, कहीं दूसरे जगह से अगर आप बोरोविंग उठाएंगे सिमिलर एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, तो आपको वही वाली इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट यूज लेनी है जहां से आपने वो बोरोविंग उठाई है ना। मतलब सेम इकोनॉमिक सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंसेस को आपको ध्यान में रखते हुए आईबीआर का कैलकुलेशन जो है वो करना है, क्योंकि अगर वो लोन आपको उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक एरिया में मिल रहा है, तो आपको जरूरी नहीं है कि उस रेट को आईएनआर में कन्वर्ट करना है, आपको वही रेट लेनी है जो आपको फ्यूचर मतलब जिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में लोन सैंक्शन करने के ऊपर मिलेगी। तो कहने का मतलब इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट भी जो है वो भी एक प्रकार से एक सब्जेक्टिव असेसमेंट हो गया, जिसको आपको एक बार चेक करवाना पड़ता है। पता मतलब वही है, मैनेजमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट। फिर बाद में आप अपने ऑडिटर को एक्सप्लेन करेंगे कि इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट पर आप कैसे आए हैं। ऑडिटर को कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऑडिटर अगर कुछ कहता है तो वो बोलेगा कि नहीं देखो सर, आपने ये गलत निकाल दी है, ये हमारे हिसाब से ये एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो वही सीधी बात है, ऑडिटर फिर अपने डिस्क्लेमर देगा, आप अपना काम करिए। तो कहने का मतलब वही है कि इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट जो है वो एक प्रकार से असेसमेंट हो जाएगा, ये भी है ना। और मैं आपको रियल बता देता हूं कि यहाँ पर एकेडमिक लाइफ के अंदर इसमें ज्यादा आपको अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिलेंगे, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। या तो आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स कर बता सकता है कि सिमिलर लोन यदि आप यहाँ पे लेते तो आपको इतना इतना परसेंट पे मिल जाता। तो जनरली एकेडमिक लाइफ में ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट डिसाइड करना एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है। लेसर के लिए क्या है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज के बेसिस पे ये अकाउंटिंग करेगा, उसके लिए ये कोई इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट या लेंडिंग रेट के बारे में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वहां पे तो सीधी बात है, उसने लीज में क्या इन्वेस्टमेंट किया, अपना कितना पैसा लगाया और लीज से उसे क्या मिल रहा है, दैट्स इट। उन दोनों को एक डिस्काउंट रेट से कैलकुलेट कर लिया जाएगा, इंटरनल डिस्काउंट रेट उसकी निकाल ली जाएगी और वही इम्प्लिसिट रेट इन द लीज कही जाएगी, और उसके बेसिस पर उसको अकाउंटिंग करनी। जैसे हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे ना, फैक्ट करके, फाइनेंशियल एसेट्स अमोर्टाइजेशन टेबल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बेसिस पर, तो वही वाली बात यहाँ पे लेसर के बुक्स में आपको देखने को मिलेगी। और लेसी के बुक्स में फाइनेंशियल लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन टेबल जो अपन बनाते थे वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं बात दोस्तों इकोनॉमिक लाइफ और फेयर वैल्यू। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक लाइफ और फेयर वैल्यू हम हर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ये सेम वही बात है, नथिंग न्यू ओवर हेयर। और दूसरी बात ये कि इकोनॉमिक लाइफ और देखिए दोस्तों क्या होता है वर्सेस यूजफुल लाइफ। ये भी बात शायद अपन ने, शायद नहीं, डेफिनेटली करी ही थी इंडिया 16 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर। यहां पे कह रहा है देखिए, इकोनॉमिक लाइफ इज डिफाइंड एज ईदर द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल बाय वन और मोर यूजर एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एसेट बाय वन और मोर यूजर। वन और मोर यूजर का मतलब ये हो गया दोस्तों, इकोनॉमिक लाइफ जो है वो दैट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, और यूजफुल लाइफ जो है दोस्तों वो है यूजर बेस्ड एंटिटी स्पेसिफिक। तो यहां पर हो सकता है इकोनॉमिक लाइफ 100 साल है किसी एसेट्स का, लेकिन हमारे लिए उसका यूजफुल लाइफ 10 साल है, क्योंकि मैं उसको लीज पे 10 साल ही लूंगा। दूसरा आदमी उसको 15 साल लीज पे लेगा तो उसके लिए उसकी यूजफुल लाइफ 15 साल है। तो जो जितना यूज करेगा वो यूजफुल लाइफ है। और जबकि एसेट्स की बात करी जाए कि एसेट्स का असली मायने में सही लाइफ क्या है, तो वो ग्रॉस बेसिस पे बात करेंगे, तो वो इकोनॉमिक लाइफ हो जाता है। तो ये बात अपन ने पहले भी करी थी। तो देखिए दोस्तों, अब हो गए हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट सेशंस में हम बात करेंगे लेसी के अकाउंटिंग के बारे में, और लेसी की अकाउंटिंग वही बात है जो इतने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको वहां पे अप्लाई करना है, और लेसी अकाउंटिंग के बारे में अपन जो प्रैक्टिकल बातें होंगी वो भी समझेंगे कि कैसे उनका वैल्यूएशन किया जाता है, क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, क्या प्रेजेंटेशन होगा, बैलेंस शीट, P&L, सारी की सारी बातें डिस्कस होंगी। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।